नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। 12th ग्रेड के बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैंने सारे ग्रामर के टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं तो और लिंक्स भी मैं साथ में दे रही हूँ ताकि जो डिटेल वीडियो अगर आपको देखने तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और इसमें से सारे मैंने ग्रामर के टॉपिक्स तो कवर किए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने बताया है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लकार से। लकार मतलब टेंस। आपको लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, लुट लकार मतलब फ्यूचर टेंस, लंग लकार मतलब पास्ट टेंस, लोट लकार मतलब इंपरेटिव, और विधिलिंग लकार आशीर्वचन या जिसको करना चाहिए, शुड डू और शुड नॉट डू के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं, वो है विधिलिंग लकार। एक एक लकार देख लेते हैं। जैसे लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, इसके प्रत्यय है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। हम लोग हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगाते हैं। जैसे रामः पठति, यानी राम पढ़ता है, तो रामः प्रथमा एकवचन में है, ये प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है, तो कर्ता एक वचन में है, तो क्रियापद भी यानी वर्ब भी एक वचन में आता है। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको ट्रांसलेशन के टाइम पे भी काम आने वाला है, इसलिए बता रही हूँ। प्रथम पुरुष में सारे नाम और सर्वनाम आते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन कम्स अंडर प्रथमा पुरुषः। नाम और सर्वनाम, राम, श्याम, सीता, गीता, लता, माला, ये सारे नाम, और सर्वनाम में तत्पुल्लिंगी, तस्त्रीलिंगी, एतत्पुल्लिंगी, तस्त्रीलिंगी, ये सारे सर्वनाम ये आते हैं प्रथम पुरुष में। उसके लिए हम लोग ती, तह, अंति लगाएंगे। ने पठति, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। वो होते हैं त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब यू, तुम, युवाम मतलब तुम दो, यू बोथ, और यूयम मतलब यू ऑल, तुम सब। त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठथ। ऐसे ही उत्तम पुरुष के कर्ता भी फिक्स होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। वो है अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब वी बोथ हम दो, और वयम मतलब वी ऑल मतलब हम सब। तो अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको उसको याद रखना है। और इसी तरीके से आपको सारे लकार में, सारे लकार के जो एंडिंग है वो अलग अलग है। जैसे लट लकार और लुट लकार का एंडिंग सेम है, ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आव, आमह। लेकिन लुट लकार में फिर फर्क कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला है एक है मूल धातु यानी बेसिक रूट जो होता है वो, उसके बाद जुड़ता है ई, उसके बाद जुड़ता है स्य, श या क्ष, और उसके बाद जुड़ते हैं प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पठ प्लस ई प्लस श प्लस ती, तो ये हो जाएगा पठिष्यति यानी पढ़ेगा, विल स्टडी। रामः पठिष्यति, राम विल स्टडी। तो इस तरीके से आपको उसको याद रखना है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। वैसे ही लंग लकार जो है उसके भी एंडिंग जो है वो अलग होते हैं। त, ताम, अन, विसर्ग तम, त, और आव, आम।
जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष में सारे नाम सर्वनाम आते हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स रहते हैं, त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष के कर्ता फिक्स रहते हैं, अहम आवाम वयम। इसलिए आपको ये जब भी आप लकार का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आता है लोट लकार। लोट लकार के प्रत्यय है तू, ताम, अंतु, डैश, तम, त, आनी, आव, आम। जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ डैश की जगह सिर्फ धातु लिखना है, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो यहाँ पे भी प्रथम पुरुष में सारे नाम सर्वनाम, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। उसके बाद लास्ट लकार है विधिलिंग लकार। इसके प्रत्यय है एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। जैसे ए जो है ये मात्रा में चले जाता है, जैसे पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। आपको ट्रांसलेशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके प्रत्यय क्या है, यानी क्या हम लोग सफिक्स लगाते हैं हर एक लकार में, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लकार के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। एक तो लकारम लिखा था, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सा लकार है वो लिखो, या तो लकार परिवर्तन ये भी आता है, ये भी अभी हम लोग देखने वाले हैं कि लकार परिवर्तन कैसे करना है, उसके लिए क्या ट्रिक अप्लाई करनी है। इसका डिटेल वीडियो अगर आपको सारे लकार का देखना है तो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। लकार के सारे वीडियोस अपलोडेड है, 10th के प्लेलिस्ट में है, 9th के प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अभी देखेंगे लकार परिवर्तन। जैसे रामः फलम खादति, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंडिंग देख के अपने को पता चल जाता है कि ये लट लकार में है, ठीक है, ती है। तो यहाँ पे अगर बोला है कि लुट लकारे परिवर्तयत, यानी लुट लकार में परिवर्तन करो फ्यूचर टेंस में, तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आपको लकार परिवर्तन करते समय आपको सिर्फ क्रियापद चेंज करना होता है, यानी वर्ब चेंज करना होता है, बाकी किसी चीज को आपको हाथ नहीं लगाना है, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा खादिष्यति। और दूसरा एक ट्रिक ये है कि ये जिस पुरुष वचन में है उसी पुरुष वचन में आपको चेंज करना है, आपको उसका पुरुष वचन चेंज नहीं करना है। खादति का हो जाएगा खादिष्यति। अगर सेम बोला है, सेंटेंस दिया है और बोला है लंग लकारे परिवर्तयत, यानी लंग लकार में परिवर्तन करो, वापस वही ट्रिक अप्लाई करनी है। खादिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका अखादत, ये हो जाएगा लंग लकार में। अगर बोला है कि लोट लकार में परिवर्तन करो तो वहीं सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा खादतु, ठीक है। सेम बोला है कि विधिलिंग लकार में परिवर्तन करो, ऐसे लकार परिवर्तन का क्वेश्चन आपको आता ही आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा खादित। तो इस तरीके से आपको लकार परिवर्तन करना होता है। उसके बाद आता है आपको ये वाला भी क्वेश्चन आता है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन सिंगुलर से ड्यूअल में, ड्यूअल से प्लूरल में, या सिंगुलर से प्लूरल में, प्लूरल से सिंगुलर में, ऐसे आपको वचन मतलब एक वचन से बहुवचन में या द्विवचन में आपको परिवर्तन करना होता है। तो उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये कि बालकः विद्यालयम गच्छति। अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है और बोला है द्विवचने परिवर्तयत,
द्विवचने परिवर्तयत, तो जब भी वचन परिवर्तन करते हैं तो हम लोगों को कर्ता और क्रियापद दोनों को ही चेंज करना होता है। सिर्फ एक चेंज करेंगे और दूसरा चेंज नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बालकौ, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा गच्छतः। और अगर सेम सेंटेंस दिया है, बोला है कि बहुवचन में परिवर्तन करो, फिर हम लोग क्या करेंगे कि कर्ता भी चेंज करेंगे, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। तो इस तरीके से वचन परिवर्तन करते वक्त आपको याद रखना है कि आपको कर्ता और क्रियापद यानी कर्ता यानी जिसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों ही आपको चेंज करने होते हैं। सिर्फ एक चेंज करके दूसरा अगर एज इट इज रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, लकार का हम लोगों ने कर लिया, लकार परिवर्तन वचन परिवर्तन हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आता है विशेषण और विशेष्य, ये भी आपको एग्जाम में आता है, विशेषण और विशेष्य। विशेषण मतलब एडजेक्टिव और विशेष्य मतलब नाउन। इनकी खासियत ये है कि ये दोनों चीजें एक ही लिंग में, एक ही वचन में और एक ही विभक्ति में होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको विशेषण विशेष्य की पेयर कहते हैं। दोनों ही चीजें, विशेषण और विशेष्य। जैसे शोभनः बालकः यानी अच्छा लड़का। कैसा लड़का? अच्छा लड़का। तो शोभनो हो गया एडजेक्टिव और बालक हो गया नाउन। तो बालकः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए हम लोगों ने इसको भी पुल्लिंगी बना दिया प्रथमा एकवचन में। उसके बाद आता है एक स्त्रीलिंगी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। शोभना बालिका यानी अच्छी लड़की। कैसी लड़की? अच्छी लड़की। तो शोभना हो गया विशेषण और बालिका हो गया विशेष्य। उसके बाद एक नपुंसकलिंग का भी ले लेते हैं। शोभनम पुस्तकम, कैसी किताब? अच्छी किताब। तो शोभनम हो गया एडजेक्टिव और पुस्तकम हो गया नाउन, यानी विशेषण और विशेष्य। ये दोनों ही चीजें एक ही लिंग में, एक ही वचन में, एक ही विभक्ति में होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको विशेषण विशेष्य की पेयर कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है। उसके बाद है नाम स्थाने सर्वनाम, सर्वनाम स्थाने नाम लिखत, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करना है और प्रोनाउन की जगह आपको नाउन यूज करना है। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आता है और इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैं अभी बता रही हूँ आपको। जैसे अभी अभी मैंने बोला यहाँ पे कि रामः वनम गच्छति, ब्रैकेट में लिखा है तद यूज करो। ठीक है, तद यूज करो। तो रामः प्रथमा एकवचन में है तो तत् पुल्लिंगी, राम शब्द पुल्लिंगी है तो तत् पुल्लिंगी का प्रथमा एकवचन हम लोग यूज करेंगे सह, सह वनम गच्छति। ये सिर्फ हम लोग को चेंज करना है, बाकी हम लोग कहीं नाम की जगह हम लोग सर्वनाम यूज कर रहे हैं। सर्वनाम हम लोग क्यों यूज करते हैं कि नाम की पुनरावृत्ति अवॉइड करने के लिए, बार 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 नाम लेने से अच्छा है कि हम लोग प्रोनाउन यूज करें, सर्वनाम यूज करें। जैसे राम आता है, राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है। इससे अच्छा तो हम लोग लेंगे वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है। इसके लिए हम लोग नाम की जगह सर्वनाम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी और एग्जाम्पल एक स्त्रीलिंग का भी ले लेते हैं। सीतायाः पतिः रामः अस्ति, ने सीता का पति राम है। ठीक है, और आपको यहाँ पे तद यूज करना है, तत् स्त्रीलिंगी। अभी स्त्रीलिंगी शब्द दिया हुआ है तो स्त्रीलिंगी ही यूज करेंगे हम लोग, तो तत् स्त्रीलिंगी। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो किस वचन विभक्ति में है। स्त्रीलिंगी है तो पता चल रहा है देखने से अपने को, तो वो कौन सी वचन में है, कौन सी विभक्ति में है। तो सीता यहाँ षष्ठी एक वचन में है, तो तत् स्त्रीलिंगी का षष्ठी वचन हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे तस्याः, तस्याः पतिः रामस्ति, यानी उसका पति राम है। ठीक है, तो नाम की जगह सर्वनाम। कभी आपको उल्टा भी दिया रहता है कि सर्वनाम की जगह नाम भी यूज करने के लिए बोलते हैं, तो सेम टेक्निक आपको अप्लाई करनी है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो कौन से लिंग वचन विभक्ति में है, वही सेम लिंग वचन विभक्ति आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम के लिए आपको किम के टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। किम पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी। तो आपको ये टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, लेकिन आपको टेबल याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। किम पुल्लिंगी, किम स्त्रीलिंगी और किम नपुंसकलिंगी। ठीक है, जैसे बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति,
बालकः के नीचे लाइन किया हुआ है, ठीक है। तो बालकः है प्रथमा बहुवचन में, एंडिंग मैच करके आंसर्स नहीं निकालने हैं, वो हमेशा गलत होते हैं। इसलिए बालकः कहा ऐसे नहीं करना है। बालकः शब्द पुल्लिंगी प्रथमा एक बहुवचन में है, इसलिए पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन हम लोग किम पुल्लिंगा यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर के विद्यालयम गच्छन्ति, और क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है। एक हम लोग स्त्रीलिंगी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीतायाः सखी रमा अस्ति, यानी सीता की फ्रेंड रमा है। सीता यहाँ के नीचे लाइन किया हुआ है, तो सीता यहाँ देखते ही आपको अगर टेबल लर्न है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सीता की सखी षष्ठी एकवचन है सीता यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग को पुल्लिंग किम स्त्रीलिंगी का षष्ठी एकवचन यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कस्याः। कस्याः सखी रमा अस्ति, यानी किसकी सखी यानी फ्रेंड रमा है। तो किसकी किसकी किसका के लिए हम लोग लिखेंगे कस्याः, स्त्रीलिंगी में लिखते हैं कस्याः, पुल्लिंगी में लिखेंगे कस्य। तो इस तरीके से आपको प्रश्न निर्माणम का क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। मैंने प्रश्न निर्माणम के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है, उसमें मैंने वर्कशीट भी, अभी यहाँ पे टाइम कंस्टेंट की वजह से मैं वर्कशीट वगैरह सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ मेन जो टॉपिक्स है वो मैं आप यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो आपको देखना है तो आप प्रश्न निर्माणम का वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरे रूल्स भी समझाए हैं, वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाया है पूरा कि उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया प्रश्न निर्माणम का। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे वाक्यम पुनर्लिखित्वा, सत्यम असत्यम, ये हो गया। उसके बाद आता है आपका उचितम कारणम चित्वा, उचितम कारणम चित्वा, वाक्यम पुनर्लिखत। उसके बाद आता है उचितम वाक्यांशम चित्वा, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आपके पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड रहते हैं। पैराग्राफ आपको दिया रहता है और उसी पैराग्राफ से आपको आंसर्स चुन के निकालने होते हैं। उचितम कारणं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत या उचितम वाक्यांशं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत। इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पैराग्राफ बेस्ड रहते हैं, तो आपको वहीं से चुनकर आपको देखकर आपको लिखना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आपको जाना नहीं है, पहले पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है, पूरा समझ लेना है और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ जाना है। जो पाठ के पीछे आपके एकपदेन पूर्ण वाक्येन उत्तरत जो दिया हुआ है वो एज इट इज आपको एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको जो पैराग्राफ दिया रहता है उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं ये वाले सारे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको चैप्टर पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता है, उसका ट्रांसलेशन आपको पता है, वो चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आपकी गलतियां भी नहीं होती है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जाल रेखा चित्रम पूरयत। ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये भी पैराग्राफ बेस्ड रहता है, पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड रहता है, तो जो पैराग्राफ दिया रहता है उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन रहता है जाल रेखा चित्रम पूरयत। तो ये वाला ये हो गया है हमारा, यहाँ तक हम लोगों ने जो मेन क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। उसके बाद और कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना होता है ये भी मैं बता रही हूँ आपको, और इसके दौरान मैं बहुत सारी टिप्स भी बताने वाली हूँ और इस वीडियो के अंत में भी मैं लास्ट में भी आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ एग्जाम से रिलेटेड, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो इसके बाद अभी जो 2-3 और क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे एक समानार्थी शब्द का क्वेश्चन आता है, समानार्थी शब्द लिखो, और दूसरा आता है विरुद्धार्थी। तो ये जो आपके पाठ के पीछे समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं, ये उसी में से आता है, ठीक है? तो आपको समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द लर्न करने हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो पैराग्राफ के बेस्ड ही रहता है, जैसे तृतीया ये लास्ट ईयर भी आ चुका है, तृतीया विभक्त्यांत पदम गद्यांशातः चित्वा लिखत। तृतीय की जगह पंचमी या सप्तमी ऐसे भी हो सकता है।
तो आपको क्या करना है कि गद्यांश में जितने भी तृतीया विभक्ति में पद आए हुए हैं, उसे चुनकर आपको लिखना होता है, या जो भी विभक्ति बताई गई है, जैसे तृतीया विभक्त्यांत मतलब तृतीया विभक्ति में एंड होने वाले जो पद आपको दिए गए हैं गद्यांश में, वो आपको चुनकर निकालने हैं और आपको लिखने हैं। उसके बाद तृतीया की जगह पंचमी, सप्तमी या कोई भी विभक्ति आ सकती है, तो इसका मतलब है गद्यांश से आपको चुनकर लिखना है। तो आपको इसके लिए गद्यांश ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद तृतीया, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया, चतुर्थी, जो कोई पद पूछा गया है कि इस पद में अंत होने वाले पद आपको निकालने हैं, तो आपको वहीं से निकालने हैं उसको गद्यांश से और आपको लिखने हैं। उसके बाद है पृथक्करणम कुरुत। ये एक लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया हुआ था ये पृथक्करणम में। जैसे भ्रमरः, इस पद के लिए कौन से वर्ड्स आए हुए हैं, तो उसके लिए उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ से चुनकर ही आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने होते हैं, अपने मन से नहीं लिखने होते हैं। इसलिए मैं बार-बार आपको कह रही हूँ कि आपको चैप्टर पता होना, चैप्टर का ट्रांसलेशन, चैप्टर कैसा है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारे जो क्वेश्चन्स हैं ये आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको बार-बार मैं जो बोल रही हूँ कि चैप्टर की तरफ आपको ध्यान देना है कि अच्छे से अगर चैप्टर आपको समझ में आ गया और उसके बाद जो पीछे के क्वेश्चन आंसर है उसमें से अगर हम लोगों ने एकपदेन और पूर्ण वाक्यन अगर छोड़ दिए तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि उसी में से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अभी आते हैं संधि के ऊपर। संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियाँ आपको आती है, पूछी जाती है। और संधि में आपको एक तो पूरा पद दिया रहता है या तो फिर पूर्व पद या उत्तर पद ऐसे दिया रहता है और आपको उसका संधि विच्छेद करना होता है। जैसे कोई भी अगर आप हम लोग ले लेंगे, जैसे अब अभी सरस्तिरः, ये वाला दिया हुआ है, पूरा पद दिया हुआ है और उसका एक तो इसमें एक अच्छा है कि आपको कोई ना कोई एक चीज़ दी रहती है। जैसे अभी यहाँ पे डैश तिरः ऐसे दिया रहेगा और आपको क्या करना है, सिर्फ़ पूर्व पद आपको लिखना है, उत्तर पद आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा सरः, सरः प्लस तिरः। तो जहाँ पे स आधा स दिख रहा है आपको, वहीं से आपको ब्रेक करना है इसको। इसका भी डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, संधि के ऊपर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के ऊपर मैंने बनाए हुए हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? और आपके पाठ के पीछे जो संधि आई हुई है, वो भी आप अच्छे से देख लीजिए, तो आपको रूल्स भी अपने आप पता हो जाएँगे। अगर आप वीडियो देख के उसके बाद अगर वो देखेंगे संधि, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे याद रखना है। ये सारी ट्रिक्स भी मैंने अपने वीडियोज़ में बताई है। तो यहाँ पे ये संधि, उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है समास का। तो समास में आपको अव्ययी भाव हो गया, द्वंद्व समास हो गया, उसमें इतरेतर, समाहार, ये समास हो गए। उसके बाद हो गया कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और नए तत्पुरुष, द्विगु। तो समास में भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको समास तालिका पूरी करो, ऐसे क्वेश्चन आता है और उसमें आपको समास, यहाँ पे मतलब पूरा पद, समास का पूरा पद, उसके बाद यहाँ पे विग्रह और यहाँ पे समास का नाम, ऐसे आपको पूछा जाता है। तो 3 में से 2 चीज़ें आपको दी रहती है और ये आपको 3 में से 2 चीज़ें दी रहती है और एक ही चीज़ आपको लिखनी होती है। या तो समास का पूरा पद दिया रहेगा और समास का नाम दिया रहेगा, तो आपको उसका विग्रह करना है। तो ये बहुत आसान है। जैसे अगर मैंने अभी समास का पूरा पद, जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा अ, हुँ, यहाँ पे मैंने लिखा राम लक्ष्मणौ, ये पूरा पद लिखा हुआ है और ये है इतरेतर द्वंद्व समास। और यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स जैसे दिया हुआ है, ठीक है? तो राम लक्ष्मणौ, ये इतरेतर द्वंद्व समास है, तो इसका विग्रह हो जाएगा रामः च, लक्ष्मणः च। तो ये हो गया इसका विग्रह। तो आपको 3 में से 2 चीज़ें दी रहती है और एक ही चीज़ आपको लिखनी होती है। या तो आपको सामासिक पूरा पद लिखना होता है, या तो उसका विग्रह करना होता है, या तो समास का नाम लिखना होता है। तो ये 3 में से 2 चीज़ें दी रहती है और एक आपको करनी होती है और ये आपको 8 में से सिर्फ़ 6 करने होते हैं।
8 दिए रहते हैं और 8 में से सिर्फ आपको 6 करने होते हैं, इसलिए जो आसान है वो आप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको अगर बताऊँ तो अव्ययभाव समास बहुत आसान है याद रखने के लिए। अभी एग्ज़ाम के मतलब आपको बहुत टाइम कम अगर आपके पास है तो आप याद रख सकते हैं। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास याद करने के लिए बहुत आसान है, इतरेतर या समाहार जो भी है। तत्पुरुष समास याद करने के लिए बहुत आसान है, नए तत्पुरुष समास ईज़ी है, द्विगु समास ईज़ी है। तो ये सारे कर्मधारय भी ईज़ी है कि विशेषण और विशेष्य आ जाते हैं इसमें, तो ये भी बहुत आसान है। तो एक-एक का अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल अभी ठीक है, मैं आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ इसको। जैसे अव्ययभाव समास का एग्ज़ाम्पल है यथाशक्तिम, यानी शक्ति के अनुसार। हम लोग बोलते हैं ना यथाशक्ति दान करो, तो यथाशक्ति, तो यहाँ पे हम लोग उसका विग्रह करेंगे शक्तिम अनतिक्रम्य। कभी-कभी अनुश्रुत्य भी लिखा जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यथाशक्तिम का समास विग्रह हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। उसके बाद इतर-इतर का तो हम लोगों ने यहाँ पे एक उदाहरण देख ही लिया है। इतर-इतर में समाहार द्वंद्व भी एक आता है, समाहार द्वंद्व समास। तो इसका एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। सर्प नकुलम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एंडिंग हमेशा इसका नपुंसकलिंगी में होता है, समाहार द्वंद्व समास का। और अगर 2 पदों का बोध हो रहा है तो हम लोग उसको एतयोः समाहारः लास्ट में लिखेंगे, और अगर 2 से ज्यादा पदों का बोध हो रहा है तो हम लोग एतेषां समाहारः ऐसे लिखेंगे। तो सर्प नकुलम, सर्पः च, नकुलः च, एतयोः समाहारः। ये हो जाएगा इसका विग्रह। उसके बाद आता है कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य के जैसे आता है ये नीलकमलम। तो कमल कैसा, तो नीला, तो नीलम कमलम, ये हो जाएगा इसका विग्रह। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तो इसमें विभक्ति तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास ये दोनों आते हैं, और उपपद तत्पुरुष समास। तो पहले हम लोग देखते हैं नए तत्पुरुष समास का उदाहरण। जैसे अधर्मः, तो आपको सिर्फ रिप्लेस करना है अ को न से, तो ये हो जाएगा न धर्मः। उसके बाद विभक्ति तत्पुरुष समास में अगर बात की जाए तो ग्रामगतः, तो यहाँ पे इसका विग्रह आ जाएगा ग्रामम गतः, तो ये हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। और उसके बाद आता है सर्वदा, तो सर्वम ददाति इति, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास यानी उपपद तत्पुरुष समास। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। तो इसके लिए हम लोग लंबोदरः, तो किसी में समास हम लोग क्यों यूज करते हैं, भाषा सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम लोग, और जो हमारी लेंथ है सेंटेंसेस की उसको कम करने के लिए हम लोग समास यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि वृक्ष के पास एक लड़का खड़ा है, तो वृक्षस्य समीपे एकः बालकः अस्ति, तो इसके बदले में बोल सकती हूँ उपवृक्षम एकः बालकः अस्ति। तो ये क्या हो गया उससे कि समास इसकी लेंथ भी कम हो गई, पूरे सेंटेंस की लेंथ भी कम हो गई और भाषा सौंदर्य भी बढ़ गया है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कोई-कोई समास में पहला पद इंपॉर्टेंट होता है, कोई समास में दोनों पद इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये बहुव्रीहि समास जो है ये इसमें ये जो पद दिया रहता है वो इंपॉर्टेंट ना होते हुए किसी तीसरे की ओर ही इशारा करता है। ये जैसे लंबोदरः, तो इसका विग्रह हो जाएगा लंबम उदरम यस्य सः, यानी जिसका बड़ा सा पेट है वो, तो लंबोदर गणपति का नाम है, तो गणपति जी के गणेश जी के लिए ये हम लोग यूज करते हैं लंबोदर, ये उनका एक नाम भी है। तो लंबम उदरम यस्य सः ये उसका समास का विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने समास, इसका डिटेल वीडियो मैंने सारे के सारे बनाए हुए हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके, सारे समास के ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। उसके बाद आपको ये 2-3 बार आपको एक क्वेश्चन आता है, क्रमेण योजयित्वा।
क्रमेण योजयित्वा यानी जंबल करके आपको 3-4 सेंटेंसेस दिए रहते हैं और उसको आपको क्रम से लगाना होता है। तो इसलिए भी मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आपको चैप्टर अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर चैप्टर आपको पता है, तो ये आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि कौन-सा इंसिडेंट पहले हुआ है, कौन-सा बाद में हुआ है। इस तरीके से आपको उसको लगाना होता है क्रम से। तो इसके लिए आपको चैप्टर पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैप्टर अच्छे से आप पता कर लो तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे पूर्वकालवाचक योजयत और निष्कासयत। पूर्वकालवाचक में आते हैं त्वांत और ल्यबंत। जैसे त्वांत में सिर्फ त्वा जुड़ता है, जैसे पठ प्लस त्वा, तो ये हो जाएगा पठित्वा, पढ़कर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बालकः पाठं पठति विद्यालयं गच्छति च। इसलिए ऐड किया है क्योंकि 2 क्रियाएँ दिखा रही हैं यहाँ पे। बालकः पाठं पठति, बालक पाठ पढ़ता है, विद्यालय जाता है। तो 2-2 बार ये पूरा सेंटेंस 2-2 बार करने से बालक पाठ पढ़ता है, बालक विद्यालय जाता है, ऐसा बोलने से हम लोग बोल सकते हैं कि बालक पाठ पढ़कर विद्यालय जाता है। तो जो पहला वाला क्रियापद है उसको हम लोग को चेंज करना होता है त्वांत में। तो हम लोग इसको करेंगे बालकः पाठं पठित्वा यानी पाठ पढ़कर विद्यालयं गच्छति यानी विद्यालय जाता है। च निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 क्रियाएँ दिखाई थी इसलिए च ऐड किया था, च मतलब एंड। यहाँ पे एक ही क्रिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे च ऐड नहीं करेंगे। तो पहला जो क्रियापद होता है उसको अपने को चेंज करना है और वहाँ पे हम लोग को त्वांत लगा देना है। तो बालकः पाठं पठित्वा विद्यालयं गच्छति। तो अगर ये सेम सेंटेंस होता बालकः पाठं पठति विद्यालयं गच्छति च, तो यहाँ पे लिखा होता कि योजयत, पूर्वकालवाचक योजयत यानी पूर्वकालवाचक लगाओ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पठित्वा हम लोग ने किया यहाँ पे। और अगर ये सेम सेंटेंस होता और बोला होगा निष्कासयत मतलब निकालो, रिमूव करो, निष्कासयत। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? बालकः पाठं पठित्वा विद्यालयं गच्छति, बालक पाठ पढ़कर विद्यालय जाता है। अगर ऐसे सेंटेंस दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? पठित्वा को हटा देंगे। दूसरा वाला क्रियापद ये याद रखो आप, दूसरा वाला क्रियापद जिस पुरुष वचन में है उसी पुरुष वचन में हम लोग पहला वाला भी डाल देंगे। तो ये हो जाएगा पठति और लास्ट में हम लोग च ऐड करेंगे। अगर इसको निकाल देना है तो बालकः पाठं पठित्वा विद्यालयं गच्छति, तो बालकः पाठं पठति विद्यालयं गच्छति च यानी बालक पाठ पढ़ता है और विद्यालय जाता है। तो योजयत मतलब डालो, उसमें यूज करो, और निष्कासयत मतलब निकाल दो। वैसे ही लेवंत का भी किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल का भी देख लेते हैं। बालकः गृहम् आगच्छति भोजनं करोति च। बालक घर आता है और भोजन करता है, तो यहाँ पे आगच्छति और बोला है कि लेवंत यूज करो या पूर्वकालवाचक इसको इसमें डालो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बालकः गृहम् आगम्य यानी आकर भोजनम करोति। यहाँ पे एक ही क्रिया दिखा रहा है इसलिए च ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 क्रियाएँ थी इसलिए च ऐड किया था। बालकः गृहम् आगच्छति, बालक घर आता है और बालक भोजन करता है। ये 2 क्रियाएँ दिखाई थी इसलिए च ऐड किया था। जब इसको हम लोगों को लेबंत डालना है इसके अंदर, तो हम लोग बालकः गृहम् आगम्य भोजनं करोति, बालक घर आकर खाना खाता है, ऐसे हम लोग उसको लिखेंगे। तो अगर ये दिया हुआ है आगच्छति दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगम्य। जभी भी हम लोग ये त्वांत लेबंत यूज करते हैं तो जहाँ पे 2-2 धातु आते हैं जैसे गमगच्छ धातु है या दायच्छ धातु है, तो हम लोगों को बाहर वाला ये पहला वाला धातु यूज करना है, ये वाला नहीं करना है। ये आपको इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हेत्वार्थक यानी इसको बोलते हैं हम लोग तुमंत। ये बहुत आसान है। जैसे पठ प्लस तुमंत अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग इसको करेंगे
पठितुम यानी पढ़ने के लिए, बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। छात्रः पठितुम विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को उसको यूज़ करना होता है। ये वाला जो है ये आपको गद्यांश से चुनकर निकालने के लिए ये वाला क्वेश्चन आता है और त्वांत, लेबंत आपको योजयत और निष्कासयत में आता है और ये जो है हेत्वार्थक धातु साधित अव्यय जो है ये आपको गद्यांश से चुनकर निकालो, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ये पूछा जाता है। उसके बाद आपको जो प्रश्न 6 आता है, वो आता है आपको अधोनिर्दिष्टे कृति कुरुत। इसमें आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं। पहला है चित्रपट वर्णनम। चित्रपट वर्णनम ये आपको 8 मार्क के लिए आता है और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। विथ हेल बॉक्स, हेल बॉक्स भी दिया रहता है साथ में। हेल बॉक्स से शब्द उठाकर आपको उसमें लगाने होते हैं। दूसरा है आपका वृत्तांत लेखन। ये भी आपको 8 मार्क के लिए आता है और इसमें आपको एक निमंत्रण पत्रिका दी रहती है और उसके आधार पर आपको वृत्तांत लिखना होता है। यानी अगर कोई निमंत्रण पत्रिका दी है और आपको बोला गया है कि इसके बारे में वृत्तांत लेखन करो, तो वो एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको कि वो आपको सारे के सारे सेंटेंसेस लंग लकार में बनाने हैं, यानी पास्ट टेंस में। जो ऑलरेडी हो चुका है प्रोग्राम, उसके बारे में हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या रिपोर्ट लिख रहे हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ-यहाँ पे हुआ था, ये प्रमुख उपस्थिति इनकी थी या लोगों के लिए ये था, इतने बजे था, ये वेन्यू था। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होती है। वो सारा चीज़ें आपको दी रहती है वहाँ पे निमंत्रण पत्रिका में और वहीं से आपको एक-एक ये ऑर्गेनाइज़र्स थे, ये उनके नाम थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये प्रमुख अतिथि थे। तो इस तरीके से आपको पूरे सेंटेंसेस लंग लकार में लिखने होते हैं, यानी पास्ट टेंस में लिखने होते हैं और पूरी चीज़ें आपको वहाँ पे वृत्तांत लेखन में निमंत्रण पत्रिका में दी होती है। तीसरा जो है वो है निबंध लेखन। इसके लिए आपको 3 टॉपिक दिए रहते हैं निबंध लेखन के लिए और निबंध लेखन में 3 टॉपिक में से एक को चुनकर आपको उसके ऊपर निबंध लिखना होता है। ये बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी टीचर दे के रखती है कि ये टॉपिक करके जाओ या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको उ उसी तरीके से आपको उसको करना होता है। अगर मैं बोलूँ तो चित्रपट वर्णन मुझे सबसे आसान लगता है करने के लिए क्योंकि अगर हम लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा और वो आपको आपके बुक में से ही आते हैं। इसलिए अगर आपने उसको ध्यान से अगर पढ़ लिया चित्रपट वर्णन को और वो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है और हेल्प बॉक्स भी दिया रहता है साथ में, तो वो सॉल्व करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको वृत्तांत लेखन करना है तो वो भी कर सकते हैं और निबंध लेखन अगर आपको अगर लर्न करके निबंध लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपको 8 मार्क के लिए आता है। उसके बाद आपका सप्तम मतलब 7वां जो क्वेश्चन होता है लास्ट वाला, तो ये बेस्ड होता है नाम तालिका पूरयित, सर्वनाम तालिका पूरयित। तो नाम तालिका, सर्वनाम तालिका इसके लिए आपको टेबल लर्न होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपको नाम तालिका या सर्वनाम तालिका जो भी है 8 में से आपको 6 करने होते हैं। 8 में से सिर्फ आपको 6 करने हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको दिए जाते हैं। कभी एकवचन मिसिंग है, तो कभी द्विवचन मिसिंग है, तो कभी बहुवचन मिसिंग है। इस तरीके से वो नाम तालिका और सर्वनाम तालिका आपको दिया रहते हैं और आपको उसको पूरा करना होता है। उसके बाद आपको तद्धित, कृदंत जो आते हैं वो भी 8 में से 6 करने होते हैं आपको और वो भी आपके बुक में दिए हुए हैं, वही आपको लर्न करने हैं। फिर समानार्थक शब्द, विरुद्धार्थी शब्द जो है ये भी आपको बुक में दिए रहते हैं, उसी में से आपको आते हैं। उसके बाद वचन परिवर्तन, लकार परिवर्तन मैंने बता दिया, पूर्वकालवाचक, योजयित, निष्कासयित मैंने बता दिया है। लास्ट में आता है अष्टमः विभागः और वो है संस्कृत वाक्यानां माध्यम भाषया अनुवादं कुरुत। ठीक है? यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, 1-2 सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अहं प्रतिदिनं प्रातः काले 5 उत्तिष्ठामि। लास्ट एग्ज़ाम में ये आके गया है, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। तो इसको हम लोग जितना ब्रेक करके उसका मीनिंग समझ के करेंगे, तो ये आपका कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। अहम मतलब मैं, आई प्रतिदिनं प्रातः काले 5 उत्तिष्ठामि यानी हर रोज़ मैं सुबह
5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, तो आई वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। मतलब ये आपको माध्यम भाषा में, यानी आपको इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की है उसमें आपको लिखना होता है। तो आई वेक अप एट 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, या आई वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी मैं लास्ट ईयर के पेपर से ही ले रही हूँ। भरतनामकः महान नृपः आसीत्, ने भरत नाम का कोई राजा था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे देयर वॉज अ ग्रेट किंग नेम भरत। ठीक है, आसित मतलब था, ये लंग लकार में है, इसलिए यहाँ पे वॉज आया हुआ है। भरत नामकः महान नृपः आसीत्, देयर वॉज अ ग्रेट किंग नेम भरत। तो इस तरीके से आपको उसका अनुवाद, जो संस्कृत में सेंटेंस दिया है उसका आपको माध्यम भाषा में अनुवाद करना होता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आप माध्यम भाषया उत्तरम लिखत, इसके बारे में आप बताओ। वैसे तो मैंने जो पार्ट 2 एक्सप्लेन किया है, हर बार मैंने माध्यम भाषा कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बताया है। एक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, लेकिन वापस मैं आपको बोल रही हूँ कि माध्यम भाषा हो गया, या कोई भी अगर आपको करना है, कोई भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, अगर अनुक्रमेण योजयत हो गया, या जाल रेखा चित्रम हो गया, चतुर्थांश पदम लिखत हो गया, कुछ भी अगर हो गया, आपको उसके लिए चैप्टर अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार-बार चैप्टर के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि चैप्टर आपको जितने अच्छे से पता होगा, उतना अच्छे से आप इसमें लिख सकेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन है आप लिख सकेंगे। यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, जैसे ये आपके बुक में से लिया हुआ है मैंने, और लास्ट ईयर ये आया हुआ है, प्रसाधनस्य द्वौ विभागौ, यानी प्रसाधन के 2 विभाग होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना होता है, इसका मीनिंग लिखना होता है, फिर किस पाठ से ये लिया गया है ये आपको लिखना होता है, किस बारे में है ये पाठ उसके बारे में भी आपको लिखना होता है, इसकी पूरा कहाँ से कॉन्टेक्स्ट इसका आया है ये भी आपको लिखना है, और इसकी विशेषता क्या है ये भी आपको लिखना है। ये पूरा आपको लिखना है, और ये आता है आपको 5 मार्क के लिए। ये आपको 5 मार्क के लिए आता है। जैसे अगर इसकी बात करें कि प्रसाधनस्य द्वौ विभागौ, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम प्राचीन काले प्रसाधनम, दिस चैप्टर describes about the beautification methods in earlier days। जैसे इसकी बात करें पर्टिकुलर इस सेंटेंस की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन। फर्स्ट इज इंटरनल ब्यूटिफिकेशन and other one is external beautification। इंटरनल ब्यूटिफिकेशन, आंतरिक सौंदर्य क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है अभी। इंटरनल ब्यूटिफिकेशन अचीव्ड बाय प्रॉपर डाइट, गुड स्लीप, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल क्या होता है, तो एक्सटर्नल में आते हैं, एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन इज combing hair, rinsing hair, उसके बाद आता है बाथ, यूज सोप्स एंड हर्बल पाउडर्स,
एक्सेट्रा। इन दिस वे लास्ट में लिखेंगे वन कैन अचीव इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माध्यम भाषा में आंसर्स लिखने होते हैं। जो भी सेंटेंस, और ये एक बात और मैं बता रही हूँ आपको कि जितने भी आपके बुक में दिए हुए हैं माध्यम भाषा या उत्तरतः, उसी में से आपको आते हैं, आपको बाहर से कहीं से नहीं आते हैं, आपको उसी में से आते हैं कि प्रसाधन के, जैसे अभी हम लोगों ने ये प्राचीन काल प्रसाधन का एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको उसका अर्थ लिखना है, किस पार्ट से लिया गया है ये आपको लिखना है, किस बारे में है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है और ये आता है आपको 5 मार्क के लिए। अभी आती है टिप्स की बारी। मैंने जैसे आपको बताया कि सारे जो जितने भी आपको वाक्यं पुनर्लिखित है या जो भी उचित कारणं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखित है, जालरेखाचित्रं पूरयतः, पृथक्करणं कुरुतः या अनुक्रमेण योजयतः लिखित है, जो भी है वो सारे आपके चैप्टर बेस्ड रहते हैं, इसलिए आपको चैप्टर अच्छे से पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन जिस विभक्ति में पूछा गया है उसी विभक्ति में आपको आंसर देना है, उसी विभक्ति में आपको आंसर करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है, या अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको दंड, यानी जिसको हम लोग फुल स्टॉप बोलते हैं, तो वो भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति, हम लोग सप्तमी विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ के लिए हम लोग यूज करते हैं, और क्रिया का स्थान, क्रिया का स्थान जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकरण कारक, ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ भी अगर उसमें भी आता है, पैराग्राफ में भी आता है, कहाँ अर्थ में अगर कुछ आता है तो आपको उसके लिए लिखना है कुत्र। ठीक है, और जिस विभक्ति में क्वेश्चन है उसी विभक्ति में आंसर लिखना है आपको। जैसे बकैहि, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, बकैहि ही कृतम। ठीक है, अभी बकैहि यहाँ पे तृतीया बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन फ्रेम करना है तो यहाँ पे आ जाएगा कैहि। तो कैहि ही कृतम, मीन किनके द्वारा ही किया गया, तो बकों के द्वारा, यानी बगलों के द्वारा किया गया है। तो बकैहि तृतीया बहुवचन है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कैहि ये लिखा है। अगर कैहि ही कृतम ऐसे लिखा होता, क्वेश्चन होता, तो हम लोग लिखते बकैहि ही कृतम। ठीक है, तो कैहि तृतीया बहुवचन में है तो इसका आंसर आता बकैहि ही कृतम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिस विभक्ति में क्वेश्चन है उसी विभक्ति में आपको आंसर करना है। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अगर पूछा है कि कोई भी पद तृतीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में ढूंढ के निकालो गद्यांश से या पद्यांश से, तो आपको उसको ये पूरा पढ़ना है और उसके बाद ही आपको उसको निकालना है। तो यहाँ पे जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, मुझे लगता है कि मैंने सारी कवर की है। जो आपको पेपर में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चन भी आपको बताए, और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बताया। मैं आपको बार-बार यही चीज़ वापस मैं याद दिलाना चाहूँगी कि ये सारे जो क्वेश्चंस है ये आपके चैप्टर के ऊपर बेस्ड रहते हैं, और उसी में से आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं और पैराग्राफ के ऊपर ही ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। इसलिए जितना अच्छे से आपको चैप्टर पता होगा उतने अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएँगे। इसलिए चैप्टर गो थ्रू कीजिए, पूरा चैप्टर गो थ्रू कीजिए, उसका ट्रांसलेशन समझने की कोशिश कीजिए, उसके मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। साथ में जो बैक क्वेश्चन एंड आंसर है, वो भी आपको अच्छे से करने हैं सारे के सारे। इसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन छोड़ देने हैं, एकपदन उत्तरतः, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, क्योंकि वो एज़ इट इज़ आपको नहीं आते हैं। बाकी जो सारे क्वेश्चन्स हैं वो आपको अच्छे से ध्यान देके देख लेने हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे ग्रामर के टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। साथ में मैंने लिंक्स भी दे के रखी हूँ आपको, कि आपको अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो जो है ग्रामर का, जो लास्ट वीडियो अभी मैंने बनाया है, ये आपको बहुत यूज़फुल होगा, बहुत काम आएगा, और आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। और आप वीडियो पसंद आती है
तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।